नमस्कार, मैं हूं दिबांग। इम्पैक्ट मेकर कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे और 17 महीने तिहाड़ जेल में भी रहे। अब बाहर हैं, स्वागत करें इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष, अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, एक तरीके से अभूतपूर्व किस्म का आंदोलन चला भारत में और भ्रष्टाचार के विरोध में चला और उसकी कोख से एक तरीके से पैदा हुई आम आदमी पार्टी। और हमने क्या देखा कि कुछ ही सालों में आम आदमी पार्टी के नेता कई बड़े बड़े नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल। पर सब के सब, एक मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह, उप मुख्यमंत्री साहब जो आप बैठे हुए हैं सामने, आपके मुख्यमंत्री, सब जेल चले गए। और ये भी देखा कि ठीक दिल्ली चुनाव से पहले चारों छूट गए, चारों बच गए। तो क्या टाइमिंग किया, क्या हुआ? ये तो अजीब सा खेल हो गया। अजीब तो है लोकतंत्र में कि किसी चुनी हुई सरकार के मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को आप एजेंसियों का दुरुपयोग करके झूठे झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दो इकट्ठे। ये अजीब तो है लोकतंत्र में। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। तो चुनाव से पहले बाहर भी आ गए और अब चुनाव के बाद सत्ता में वापस भी आएंगे। तो आपने जिक्र किया आंदोलन का कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी, यही हमारी ताकत है। ये भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है कि ये लोग इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कट्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं दिल्ली में। बीजेपी वालों को भी पता है कि इनकी 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे। कोई ठेकेदार, कोई कर्मचारी एक चाय के लिए भी गुनाहगार नहीं ठहरा सकता। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को जी ये काम करने के लिए चाय मांगी थी, ये बीजेपी वालों को भी पता है। और दूसरा, काम कर रहे हैं। अब इनके गुजरात में सरकार है इतने साल से, यूपी में, हरियाणा में सरकार है। हर जगह लोग कहते थे यार ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इन्होंने इतने सारी चीज़ें फ्री कर दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे? तब इनको लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने साम दाम दंड भेद सब करके झूठे सच्चे आरोप लगा के कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि पे, एक तो ईमानदारी की जो छवि है उसको डेंट किया जाए और काम रोके जाएं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि इनके तमाम आरोपों के बावजूद और इनकी सारी एजेंसियों की 500 ऑफिसर्स की टीम लगाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ 1 रुपए की बेईमानी अभी तक साबित नहीं कर पाए। ये लोग अभी तक साबित नहीं कर पाए। अंत में कोर्ट ने कहा भाई तुम ऐसे तो 10 साल लगाओगे, किसी को पकड़ के जेल में कैसे डाल सकते हो, बाहर निकालो सबको। बाबा साहब ने संविधान बनाया, देश के न्यायाधीशों को ताकत दी उसमें कि जब भी कोई तानाशाह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह से ईमानदार लोगों को, काम कर रहे लोगों को कुचलने की कोशिश करेगा तो उनकी मदद के लिए संविधान आएगा, उनकी मदद के लिए न्याय प्रक्रिया आएगी, न्याय प्रणाली आएगी। आज हमारी मदद कर रही है न्याय प्रणाली। दैट्स व्हाई वी आर आउट। पर मनीष, लोग ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप लोग जब बात करते हैं तो लगता है जैसे आप लोग बरी हो गए। आप लोगों को सिर्फ अभी बेल मिली है, बेल जमानत मिली है, मुकदमा चलेगा, सजा होगी, जेल जाएंगे। ये केस ही बेल तक था। इनको भी पता था कि जिसके घर से, जो आदमी 10 साल उप मुख्यमंत्री रहा हो, फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो दिल्ली का, उसके घर से कुछ नहीं मिला। इन्हें लगा उसके बैंक लॉकर को छान मारो, वहाँ तो कुछ मिलेगा, वहाँ इकन्नी नहीं मिली। 20 साल पहले मेरा बच्चा पैदा हुआ था, नानी ने जो झुंझुना पकड़ाया था वही झुंझुना मेरी वाइफ ने लॉकर में रखा था, वो मिला। तो इनको भी पता था कि जेल ये टिक नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसे आरोप लगाए दिमाग हमारे ऊपर पीएमएलए के, जो वस्तुतः दुनिया भर में आतंकवादियों की फंडिंग के लिए लगाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए, जो वस्तुतः दुनिया में ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए, वो कानून लगाया जो आतंकवादियों और ड्रग माफिया के ऊपर लगाया जाता है। तो उसमें बेल मिलनी मुश्किल होती है और इनको भी पता था कि बेल तक का खेल है, उसके बाद में केस में तो है नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जमानत की सुनवाई करते हुए सबसे बड़ी टिप्पणी की थी और जो मीडिया में भी छपी थी कि आपका ये केस 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। हम अभी मेरिट पे जा नहीं रहे, ट्रायल पे जा नहीं रहे, हम केवल बेल डिस्कस कर रहे हैं, वरना 2 सवाल में आपका केस खत्म हो जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है मेरी बेल के केस पे। तो इनकी तो औकात पता है इनके केस की हमें।
लेकिन गवाह हैं, गवाह बोल रहे हैं। वो गवाह हैं तो हमको 2 साल से इतने सो कॉल्ड गवाह और इतने सो कॉल्ड सबूतों के आधार पर हमको जेल में क्यों नहीं डाल दिया गया, हमको सजा क्यों नहीं सुना दी गई? क्योंकि केस ही नहीं है कुछ, केस तो झूठा है, इनको भी पता है। इनको भी पता है कि जितना लंबा इनको जेल में बिठा सकते हो बेल से पहले वो बिठा लो, पीएमएलए लगा के, क्योंकि पीएमएलए में आसानी से बेल नहीं मिलती। अब कोई झंझट ही नहीं बचा। आप देखिएगा ये सारे गवाह जितने इन्होंने बनाए हैं उनमें से कौन है सबसे महत्वपूर्ण गवाह? इनका कौन है? बीजेपी का डोनर, मतलब वो आदमी जो बीजेपी को चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये तो भला हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई, तो पता चला कि एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जिसको गवाह बना के ला रही है वो तो बीजेपी को 60 करोड़ रुपए दे चुका है चंदा में। आप किसी बड़े व्यापारी या किसी पॉलिटिशियन के बेटे को पहले गिरफ्तार करके जेल में डालते हो, दूसरे आदमी को जेल की तलवार लटकाते हो। आप नाम नहीं ले रहे हैं, वो मैं नाम ले सकता हूं, मिस्टर रेड्डी, शरद चंद्र रेड्डी हैं। शरद चंद्र रेड्डी। अब उनके बयान के आधार पर कि वो मिले, पहले बयान में उन्होंने कहा साहब मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मैंने कोई ज़मीन की बात की थी उनसे। फिर उनके बेटे को अंदर डाल दिया, जमानत नहीं मिली, फिर जमानत दिलवाई गई, उसको 60 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया गया भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और उसके बाद कहा गया अच्छा भाई अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा दो। उसके आरोप के आधार पर, उसके बयान के आधार पर तो इनके सारे गवाह ऐसे ही हैं। तो गवाह तो इनके फंडर हैं, इनके डोनर हैं, इनके पार्टनर हैं। ये बताइए कि एक सवाल इसी पर, और आप ये मत कहिएगा कि ये अभी सब जुडिस है, मामला कोर्ट में है। इतनी अच्छी नीति आपने बनाई, नीति आपने वापस भी ले ली, अच्छी नीति थी तो वापस क्यों ली? वो क्या दबाव था कि आपने? देखो ये बड़ा मिसकंसेप्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही फैलाया जाता है कि पॉलिसी बनाई और वापस ले ली। एक्चुअली तो हर साल पॉलिसी बनती है और हर साल वापस ली जाती है। कोई राज्य देश में ऐसा नहीं है जो 10 साल के लिए पॉलिसी बना के बैठता हो। पॉलिसी एक साल के लिए बनती है और हर साल वो बदल जाती है, उसमें चेंज होते हैं। तो उसमें भी चेंज हुए, और उसके बाद में जो पॉलिसी हमने बनाई थी जिसके पैटर्न पे, उसको आगे इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। अगले साल एक नई पॉलिसी आनी ही थी। हर साल दिल्ली में एक नई पॉलिसी आती है। ये बीजेपी वाले कहते हैं वापस ले ली, कोई पॉलिसी वापस नहीं ली जाती। हर साल टेक्निकली एक नई पॉलिसी बनती है, उसको बोला जाता है एक्साइज पॉलिसी ईयर 1, एक्साइज पॉलिसी से ईयर 19-20, 2019-20, 21-22, जो भी उसका ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, वो बोला जाता है। तो पॉलिसी तो हर साल नहीं बनती है, इसमें वापस लेने की बात कहाँ से आ गई? बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ये फैलाते हैं व्हाट्सएप पे, वापस ले ली, वापस ले ली, वापस ले ली। अरे हर साल वापस ली जाती है पॉलिसी, तो नई पॉलिसी आती है हर साल। एक आखिरी सवाल जेल के प्रसंग पर यही है कि मनीष, इस बात का आपको दुख होता है कि आपको निजी तौर पे नहीं, पार्टी को भी नहीं, पर आपके परिवार में, खासतौर पर आपकी पत्नी को जिस तरह की बीमारी है, जहाँ उनकी मनस्थिति कैसी है वो बहुत निर्भर करता है उनके स्वास्थ्य पर। उन्हें सबसे ज़्यादा एक तरीके से नुकसान हुआ, उन्हें सबसे ज़्यादा क्षति हुई? बिल्कुल, अगर मैं ऐसे देखूं तो निजी तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये मेरा फैमिली में नुकसान हुआ। मेरी वाइफ जो पहले से बीमार थी, उनकी बीमारी और बढ़ गई। पर फिर मैं और मेरी वाइफ बात करते थे कि यार अगर यही सवाल भगत सिंह ने और उसकी माँ ने कर लिया होता आपस में तो उसका क्या होता? महात्मा गांधी जी से लेके जितने लोग आज़ादी के लिए लड़े, या आज़ादी की लड़ाई नहीं है, देश में कभी भी किसी कॉज के लिए कोई लड़ा है तो उसके परिवार ने सफ़र तो किया है। तो अब आपको कुछ करना है देश के लिए, आपको ईमानदारी से लड़ने के लिए, आपको देश की शिक्षा के लिए करना है। मैंने अपना जीवन देश की शिक्षा को समर्पित किया हुआ है। मुझे लगता है कि देश के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगी देश खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए वो काम करते हुए दिवांग, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास इसका जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे जेल में डाला। और वो काम करते हुए मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़ेगा और मेरी पत्नी भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है कि मेरा पति शिक्षा के लिए काम कर रहा है बच्चों की, उसको वो ट्रॉमा झेलना ही पड़ेगा जो देश के लिए काम करने वाला झेलना पड़ता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप जेल से बाहर जब निकले तो ये लग रहा था कि अब आप जल्दी मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने मनीष सिसोदिया? मुझे लगता है कि मैं जनता के बीच जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, वहां लोगों से बात कर रहा हूं, और इन्होंने इतने आरोप लगाए दिवांग, अब ये केस चलेगा 7-8 साल तो कम से कम चलेगा, हो सकता है 10-15 साल चले। इस तरह के केसेस हमने देखे कि 10-10, 15-15 साल उनमें फैसले नहीं आते। तो मैं चाहता तो आके वापस
कुर्सी पे बैठ सकता था। पर मुझे लगा अब जनता के बीच जाके, और जनता ये, अदालत तो बाद में तय करेगी कि ये गवाह कितने झूठे हैं, बीजेपी वाले कितने झूठे हैं। जनता तय करे कि बीजेपी झूठ बोल रही, जनता तय करे कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पे बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए थे। इस बार जनता तय करेगी। इस बार का चुनाव मनीष सिसोदिया की और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का चुनाव है। स्कूल हमने बनवाए, जनता भी कहती है। ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली में खूब काम हुए, जनता कहती है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। वापस शिक्षा मंत्री बनना चाहिए मनीष सिसोदिया को, वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। इसीलिए इस्तीफा दिया केजरीवाल जी ने, इसीलिए मैं दोबारा कुर्सी से नहीं बैठा। जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं, 17 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपने देख लिया कि केजरीवाल जी को जेल भेज के और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, तो आपके स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी ने सत्ता कब्जा ली। जब बीजेपी 1 साल के लिए इनडायरेक्टली सत्ता में रही, तो ये ट्रेलर था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो स्कूलों की हालत क्या रहेगी। अगर अगले 5 साल के लिए बीजेपी सत्ता में आती है तो दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या होगी, आपने 1 साल में देख लिया। ये तो ट्रेलर था। इसलिए लोग जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कम से कम वो सोचेंगे, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, वो सोचेंगे कि फीस कई गुना हो जाएगी। तो मैं तो इसीलिए जी रहा हूँ और लोगों के बीच जाऊँगा। लोग कहेंगे हाँ भाई हमें तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है, लोग दोबारा बिठाएंगे, मैं बैठूंगा, काम करूंगा अगले 5 साल। इस पर तो मैं कहूँगा कि मैं चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ता हूँ और मैंने देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के पहले पन्ने पर दिल्ली के स्कूल्स की बातचीत हुई थी। वो तो एक बात है, वो तो काम आपने किया है, वो दुनिया मान रही है उस बात को। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप इतनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? फिर आप चुनाव मत लड़िए ना जब तक कोर्ट ये ना कह दे कि भाई ये बिल्कुल निर्दोष है। नहीं, 15 साल तक अब मैं चुनाव ना लड़ूं, ये एक मोरल ग्राउंड हो सकता है। पर दूसरा मेरा मोरल ग्राउंड है, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता के बीच जाके कह रहा हूँ भाई ये बीजेपी वाले कह रहे हैं मैं चोर हूँ। आपके बच्चों के लिए काम किया है। अगर मैं चोर होता तो ये इतने सारे स्कूल बिल्डिंग बनवा दी, इतनी बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ करवा दी, बीजेपी वालों की तरह 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए में कमरे बनवा देता, मैं भी पैसे खा जाता कंस्ट्रक्शन कंपनियों से। नहीं खाया। दिल्ली के सरकारी स्कूल, देश में सबसे शानदार सरकारी स्कूल बनवाए मैंने, चमकते हुए सरकारी स्कूल बनवाए, मेहनत करके, उनका पैसा नहीं खाया मैंने। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ जनता के बीच और जनता तय करेगी। ना मैं तय करूँ, ना आप तय करें, ना बीजेपी तय करे। मैं ईमानदार हूँ कि नहीं ईमानदार हूँ, केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि नहीं है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन कोर्ट को लगेंगे 10 साल 15 साल। उससे पहले जनता तय कर दे कि हमको इस आदमी पे भरोसा है, हम कुर्सी पे बैठ के काम करेंगे। जनता कहेगी भाई हमको भरोसा नहीं है, नहीं बैठेंगे। इसके लिए आपने पदयात्राएं शुरू की हैं, आप पदयात्रा कर रहे हैं, कैसा आपका रिस्पॉन्स है? जो आपने उम्मीद की थी वैसा है या कुछ और है? पदयात्रा में मैं दिल्ली के लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो रेस्पॉन्स तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लोग गले लगाते हैं, पूछते हैं भैया ठीक हो, अरविंद जी के बारे में पूछते हैं मुझसे, ठीक हो, किस कोई तो रो पड़ते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जी मैं तो आपके स्कूलों, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो मिलते हैं, जिनके बच्चे पढ़ के चले गए वो मिलते हैं मुझको, और सब कहते हैं सर आपको गलत फंसाया गया था, आपको गलत फंसाया गया था। तो मुझे तो उम्मीद से ज़्यादा पॉजिटिव ज़मीन पे लोग मिल रहे हैं। अब चुनाव पर आए तो आप एक तरीके से इंडिया अलायंस में हैं, गठबंधन में हैं, और गठबंधन के एक साथी हैं आपके कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं। कहीं एक साथ मिलके लड़ते हैं, कहीं विरोध में लड़ लेते हैं, कहीं वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आपके जितने भी प्रवक्ता हैं वो भी हैरान होते रहते हैं टीवी डिबेट्स में। क्यों स्थिति साफ नहीं करते आप और कांग्रेस पार्टी? नहीं, स्थिति साफ है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम देश में उस सोच का हिस्सा हैं जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियां देश के व्यापारियों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के सामाजिक ताने बाने के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए खतरनाक हैं। हम उस सोच का हिस्सा हैं और वो सोच देश से भाजपा को हटाने के लिए काम कर रही है। उसमें लोकसभा चुनाव में हम साथ थे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली निटिग्रिटीज़ में जब हम जाएंगे तो कहाँ मिलके लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, ये समय समय पे तय होता रहेगा। चलिए, लोकसभा का आपने जिक्र किया, विधानसभा चुनाव में आप जो काम करते हैं वो तो मतलब ऐसे मार्क्स तो पता नहीं विरले छात्र ही लाते होंगे कि 90% सीट जीत गए, 95% सीट जीत गए। लोकसभा में क्या हो जाता है? लोकसभा में क्यों चुनाव दर चुनाव 0 पर रह जाती है आम आदमी पार्टी?
दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से एक पैटर्न बना हुआ है। लोकसभा चुनाव होता है तो जनता केंद्र की सरकार में बीजेपी को वोट देती है। विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, तो तुरंत वही जनता 95% सीटें, 90% सीटें जो आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी को देती है, आम आदमी पार्टी को देती है। तो ये एक पैटर्न अभी देखने में मिला है और इसमें खुशी की बात यह है कि अब जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसमें फिर से 90% 95% सीटें हमारी आएंगी। यही पैटर्न काम करेगा। पर आप लोग तो चूंकि इतने माहिर हैं, इतने उस्ताद हैं, खासकर दिल्ली की बात करें, कहाँ रह जाते हैं आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में? और इस बार तो कांग्रेस के साथ रही, फिर भी रह गई। नहीं, हम ना तो उस्ताद हैं ना माहिर हैं, हम तो आम आदमी हैं। आम आदमी की तरह से लड़ते हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना एजेंसीज हैं, ना पावर है, बस ईमानदारी है। कुछ जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में चले जाते हैं कटोरा लेके कि जी चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे दो और वोट भी दे दो, और लोग वोट भी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस्ताद या माहिर, हम तो जुम्मा 10 साल पुरानी पार्टी हैं। इतनी घाघ पार्टियां, इतनी बड़ी बड़े शार्क बैठे हुए हैं, उन सब के बीच में हम तो कुछ भी नहीं हैं। पर फिर भी इस देश की जनता, पंजाब और दिल्ली की बात करूं, गुजरात के बहुत सारे लोगों की बात करूं, गोवा के बहुत लोगों की बात करूं, इवन फॉर दैट मैटर अभी हरियाणा में चुनाव हुए उनके लोगों की बात करूं, एक नई पार्टी को इतना वोट, इतना समर्थन देते हैं। ये तो लोगों की ग्रेटनेस है, हमारी कोई ग्रेटनेस नहीं है इसमें। हम तो काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से प्रस्तुत होते हैं, लोगों की ग्रेटनेस है। दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, हालांकि हरियाणा चुनाव में आपका तालमेल नहीं हुआ, और बहुत जानकार ये बता रहे हैं कि 5-7 सीटें, 8 सीटें इधर से उधर हो सकती थीं, यानी अगर इधर से उधर हो जाती तो फिर शायद कांग्रेस की सरकार बनती। ये क्या है, आप क्यों लड़ते हैं उनसे ऐसा? और हरियाणा में जो आपका प्रदर्शन है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। हमारी लड़ाई इस वक्त उस सोच से है जो इस देश की इकोनॉमी को ख़राब कर रही है, जो इस देश के युवा को भटका रही है, जो नौकरियां नहीं दे रही है, नौकरियां खा जा रही है। आज ही दिल्ली का उदाहरण मैंने पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल से काम कर रहे 50 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। दिल्ली के विमेन कमीशन की, गरीब लोग हैं पर उनके दिवाली से पहले नौकरी से निकाल दिया। हमारी लड़ाई इस सोच से है। आज की तारीख में खतरनाक रूप से देश की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में वो सोच बैठी हुई है। उस सोच को हराना है। उस सोच के लिए हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हरियाणा में आपने जिक्र किया, अगर कांग्रेस थोड़ा सा बड़ा दिल रखती कि हमें इस सोच को हराना है, ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि हरियाणा में एक्चुअली बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हारी है। और उससे पहले भी विधानसभा चुनाव में जाएं, लोकसभा से पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के बारे में भी लोग कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में भी लोग कह रहे हैं, राजस्थान के बारे में भी लोग कह रहे हैं, और अब उस सीरीज में हरियाणा भी जुड़ गया कि कांग्रेस जीता जिताया चुनाव हार जाती है। जनता मन बनाती है कि हमें बीजेपी को हराना है, कांग्रेस सुनिश्चित करती है कि नहीं भाई हम तो बीजेपी को जितवाएंगे। तो बेसिकली कांग्रेस चुनाव हारती है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कैसे उन सारी आवाज़ों को जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता के साथ खड़ी हुई हैं, उनको साथ लेना, कैसे लेना है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको साथ लेके कैसे चलना है उसको समझना पड़ेगा, उसको अपनी नीति देखनी पड़ेगी। तो जब बंद कमरे में आपकी बैठक होती है उसमें सारी बात आती है? आप लोग, आपके नेता या गठबंधन के दूसरे नेता कांग्रेस से कहते हैं कि भैया जागो, बहुत देर हो गई अब तो? कहते हैं, पर अब उनको नहीं समझ आता है, क्या करें। अगर उनको समझ आया होता तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए क्योंकि जनता तो बीजेपी को हराना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने खुद को हरा लिया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की बीमारी क्या है? पता नहीं, वो तो वही जाने क्या है। इसमें मैं क्या बोलूं। मैंने कहा ना, हम तो शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में थोड़े थोड़े से। अच्छा, मतलब ये सवाल से बच गए? नहीं, ये हकीकत है कि एक इतनी पुरानी पार्टी के बारे में मैं बताऊं बीमारी क्या है, अब मैं उस लायक नहीं हूं। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने इस छोटे से अनुभव के आधार पे, थोड़ा सा पत्रकारिता का अनुभव था, थोड़ा राजनीति का अनुभव है, कि ये 4-5 राज्यों के चुनाव में हर तरफ से पता चल रहा था कि जनता तो बीजेपी को हराना चाह रही है, जनता बीजेपी को हटाना चाह रही है, और अचानक कांग्रेस चुनाव हार गई एकदम बॉर्डर लाइन पर खड़े होके। तो वो बॉर्डर लाइन का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, शायद कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि 4-4 राज्यों के चुनाव आप ऐसे माहौल में हार गए, जब चारों तरफ ये चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी खूब सुना था कि साहब बिल्कुल बघेल साहब वापस आने वाले हैं, हार गए। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना कांग्रेस की वर्किंग में। जी, आप जेल में रहें,
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्कूल संभाल रही थी आतिशी, जो आप आज मुख्यमंत्री भी हैं। कैसे आप आंकते हैं आतिशी ने जिस तरह से स्कूल्स का काम संभाला? देखिए, कहते हैं ना कि कई बार भगवान कुछ सोच के कुछ कर रहा होता है, भगवान की व्यवस्था में कुछ बहुत सोच के हो रहा होता है। आतिशी 2015 से मेरे साथ काम कर रही थी और मैं कह सकता हूँ कि जो काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने मैंने दिल्ली के स्कूलों में किया, उसके पीछे आतिशी जी ने बहुत मेहनत की, बहुत ब्रेन लगाया, बहुत टीम्स खड़ी की। अब ये योग संयोग बना कि उनको शिक्षा मंत्री बनने के रूप में काम करने का मौका मिला और फिर वो इवेंचुअली मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हैं। तो बहुत ही वंडरफुल हैं। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड कलीग आई हैव अराउंड मी। और मैं देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, जो इस तरह इस समय सत्ता में हैं। अमेजिंग है वो। एक तरफ जब मैं जेल में था, अरविंद जी जेल में थे, तो वो लड़ाई लड़ना, पार्टी को इकट्ठे रखना, उसमें सब ने भूमिका निभाई, गोपाल राय जी, सौरभ और बाकी सब लोगों ने, और साथ साथ में सरकार को संभालना। अमेजिंग चैलेंज, मतलब अमेजिंग काम था जो अमेजिंग तरीके से उन्होंने संभाला है। बहुत चैलेंजिंग काम था उनके लिए। चलिए, ताली भी बज रही हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। मनीष आतिशी अगर देख रही होंगी तो बहुत खुश होंगी इस समय। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक तो त्यौहार का मौसम है और दिल्ली में धमाके की बड़ी खबर आई है। लॉ एंड ऑर्डर, क्या चिंता की बात है? लॉ एंड ऑर्डर आप सोचते हैं, और इसमें क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो चूंकि ये केंद्र सरकार देख रही है इसलिए ऐसा लगेगा कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या सच्चाई में असल में दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है? मैं आपको दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की सच्चाई बताता हूँ। आज दिल्ली में मुझे परसों जब ब्लास्ट हुआ तो मेरे फ़ोन में कम से कम 10-12 तो मैसेजेस आए, 2-3 कॉल आए मुझको, और फिर उसके बाद पूरे दिन आते रहे कि सर आपकी पदयात्रा है कहीं पे, आप भीड़ में मत जाना, मार्केट्स में मत जाना, बड़ा गड़बड़ हो रखी है। ब्लास्ट के बाद इतने कंसर्न थे जो लोग मुझे प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, कि जी आप भीड़ में मत जाना किसी तरह से। इतने डरे हुए हैं लोग, मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मैसेज निश्चित रूप से कर रहे होंगे कि अगर त्यौहार से ठीक पहले दिल्ली में ब्लास्ट हो सकता है, इतना खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। क्या दिखाता है ये? कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान ही नहीं है दिल्ली के लिए। उनका केवल एक ध्यान है कि दिल्ली में केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया या आतिशी जो काम कर रही है, इनको रोका कैसे जाए। 24 घंटे उनका दिमाग इसमें घूमता रहता है, 24 घंटे इसमें घूमता रहता है। बात ब्लास्ट की नहीं है, बात यह है कि आप देखिए पिछले 10-15-20 दिन में कितने गैंगस्टर्स ने एक कार के शोरूम वाले को, एक ज्वेलरी शॉप को, एक रेस्टोरेंट वाले को, एक होटल वाले को खुलेआम धमकियां दी हैं। जेल से धमकियां दे दे के लोग काम करा ले रहे हैं, पैसे वसूली कर रहे हैं, मर्डर करवा दे रहे हैं देश में। तो ऐसे में केंद्र सरकार कर क्या रही है? दिल्ली में संविधान कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को पुलिस चलानी नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों की कतई चिंता नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गलती से बीजेपी को चुन लिया गया तो बीजेपी यही हाल जो उसने पुलिस का कर रखा है, यही शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली पानी का कर देगी जो इन्होंने पुलिस वालों का कर रखा है। दिल्ली की बात करें तो एक बहुत चिंता है, दिवाली है, छठ आने वाली है, कि जो यमुना नदी है उसमें सफ़ेद झाग है, और उसमें एलजी साहब भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं। ये समस्या का हल क्या है? इस समस्या को भी देखो, हल तो है, पर जब हल करने वालों को, क्योंकि हल वो कर रहे थे तो उठा के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को इसीलिए जेल में डाला ना, अरविंद केजरीवाल जी इस पर काम कर रहे थे, अब उनको तो जेल में डाल दिया। ऊपर से अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप देखो दिल्ली के इतिहास में इतना इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेड पानी, इंडस्ट्री से पॉल्यूटेड पानी कभी नहीं छोड़ा गया यमुना में जितना अभी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में तो इंडस्ट्री है नहीं, दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है, पानी कहाँ से आ रहा है यमुना में? हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है। जहाँ पे झाग हैं वहाँ पे आप देखो यूपी से पानी आ रहा है इंडस्ट्री का, हरियाणा से पीछे से मिलके आ रहा है। क्यों इतना ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है? ठीक त्योहारों से पहले इतना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाला पानी छोड़ा जा रहा है, क्यों इतनी पराली जलवाई जा रही है? आज देखो पंजाब में पराली कम हो गई जल्दी, हमारे 2 साल के मेहनत के बाद में आज केंद्र सरकार मान रही है कि हाँ पंजाब में तो एफर्ट्स कम हो गई, और हरियाणा में 1.5 गुनी हो गई पराली जलनी, उत्तर प्रदेश में 1.5 गुनी हो गई पराली जलनी। तो हवा को जानबूझ के पॉल्यूटेड रखो,
केंद्र सरकार को कभी तो इस टुच्ची राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली वालों की चिंता करनी चाहिए, और दिल्ली वाले नहीं, पूरे एनसीआर की चिंता करनी चाहिए कि भाई लोग घुट रहे हैं, लोग गंदा पानी देख रहे हैं, लोग यमुना मैली है। कभी तो इस टुच्ची राजनीति से ऊपर उठ के सीरियसली काम करें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ बैठें कि भाई पंजाब में अगर 50% पराली जलनी कम हो चुकी है तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ बढ़ कैसे रही है। करना चाहिए केंद्र सरकार को। एक बात यह है कि पंजाब का आपने उल्लेख किया, पंजाब में भी आपकी सरकार है, कभी तुलना होती है दोनों राज्यों की? कभी देखते हैं कि वहाँ स्कूल कितने बने, वहाँ हाँ, मैं बिल्कुल संपर्क में रहता हूँ। जब मैं जेल में गया था उससे पहले भी मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी के साथ में मिलके खूब काम कर रहा था, पंजाब के स्कूलों में घूम रहा था। जब से मैं बाहर आया हूँ वापस, तो 2 महीने में पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बात होती है। वो मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। अभी फिनलैंड टीचर्स गए तो काफ़ी हमारा डिस्कशन हुआ। तो पंजाब को 2.5 साल ही हुए हैं। आज दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो 10 साल हो गए काम करते हुए। तो 10 साल में जो निखर के आया है, पंजाब में 2.5 साल में उससे ज़्यादा तेज़ी से निखर के आ रहा है। ये जो शिक्षा मॉडल है, आखिरी सवाल एजुकेशन पर अगर रहूँ तो ऐसी कोई बड़ी सफलता है जिसके बारे में सोचकर, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ ये काम मैंने सही कर दिया, इन बच्चों की मैंने ज़िंदगी बना दी, या इन माँ बाप को मैंने इतनी राहत दे दी? देखो, बच्चों की ज़िंदगी बनाने वाला तो मैं कौन होता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं तो एक मंत्री के रूप में काम किया, पॉलिटिशियन के रूप में काम किया, जिसको लोगों ने जिम्मेदारी दी। बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं, माँ बाप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल देना देश के हर शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। मैंने वो किया, मैंने अपना फर्ज निभाया कि शिक्षा मंत्री होना पे लानत है अगर आप बच्चों को सरकारी स्कूल अच्छे नहीं बना के दे सकते यार। वो हमने किया, और उसका संतुष्टि की आपने बात की, तो जब मैं अभी तो मैं बहुत समय से नहीं गया, कभी कभी पटपड़गंज के स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन जब मैं जाता था रोज़ाना जब शिक्षा मंत्री के रूप में स्कूलों में, तो हर स्कूल में मुझको बच्चे मिलते थे और वो बताते थे, सर हम ना प्राइवेट स्कूल था उसमें छोड़ के आ गए, हमारी 3,000 4,000 10,000 तक फीस थी। कुछ अलग अलग बच्चे बताते थे, अब हमारी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल से बढ़िया और फ्री में मिल रही है, उसके लिए बड़े थैंक यू करते थे। मुझे अभी भी बच्चे मिलते हैं पदयात्राओं में, रास्ते में माता पिता मिलते हैं, वो भी कहते हैं जी मेरे बच्चे तो पढ़ के फलानी मैकेंजी में चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते हैं, फलानी जगह पढ़ के चले गए, फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो वो सुकून देता है। फिर मुझे लगता है कि आगे जो होगा वो होगा, लेकिन कम से कम जब मरूंगा तो ये संतुष्टि लेके मरूंगा कि जब जब मौका मिला ईमानदारी से काम किया, अच्छा काम किया, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आ सका, उसमें मेरी कुछ भूमिका रही। मरने की बात इतनी जल्दी नहीं सोचनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बड़े चुनाव आने वाले हैं, एक तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा चुनाव आने वाला है, झारखंड में चुनाव है, आपने इशारा किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, फिर आप शायद पीछे भी हट गए। क्या दिल्ली के चुनाव पर फोकस रखना चाहती है आम आदमी पार्टी, इधर उधर नहीं भटकना चाहती है? नहीं, अभी तो देखिए हमारा लक्ष्य, आम आदमी पार्टी का अगला बड़ा लक्ष्य हमारा दिल्ली का चुनाव जीतना है, और वो हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे दोबारा वहाँ पे। महाराष्ट्र में, झारखंड में जिस गठबंधन का हम हिस्सा हैं, जिस सोच का हम हिस्सा हैं, अपनी सोच को मजबूत करने के लिए हमें जो भी वहाँ के गठबंधन के साथियों की मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। वहाँ प्रचार करने के लिए भी जाएंगे, लेकिन हम वहाँ चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। एक आप दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं सोशल मीडिया में कितनी चर्चा होती है आजकल, छोटी सी छोटी बात उछल जाती है। खबर आई कि साहब ये मकान खाली करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री के नहीं करेंगे, उन्होंने वो खाली कर दिया। फिर ये हुआ कि मुख्यमंत्री आ गए हैं, उनका सामान बाहर निकाल दिया गया। फिर ये खबर आई कि नहीं, सामान तो निकाल दिया गया लेकिन कुछ सामान गायब भी हो गया। ये क्या है? देखिए, क्या होता है ये? जब हम जनता के बीच जाते हैं और हम कहते हैं जी हमने स्कूल बनवाए, अब बीजेपी के पास, बेचारों के पास स्कूल बनवाने के लिए तो, दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो कहते हैं देखो मुख्यमंत्री ने अपना घर बनवा लिया। जब हम कहते हैं मुख्यमंत्री ने अपना घर थोड़ी बनवा लिया, सरकारी घर था, सरकारी पैसा सरकारी घर में लगा, जिस दिन वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, झोला उठा के वो तो निकल गए। तो अब बीजेपी वालों को लगा ये तो क्या हो गया। फिर हम जब कहते हैं अस्पताल बनवाएं, फिर वो कहते हैं देखो मुख्यमंत्री थे तब घर बनवाया था। अरे जब बनवाया था तब बनवाया था, उनके पास थोड़ी है, सरकार के पास घर है। एलजी साहब रह लें उसमें जाके, उतना ही अच्छा लग रहा था उनको, बीजेपी वाले रह लें जाके। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब जेल गए तो बड़े कयास लगे कि अब ये इस्तीफा दे देंगे, नहीं दिया इस्तीफा, जेल से बाहर निकले और फिर किसी को कानो कान खबर नहीं थी, उन्होंने इस्तीफे की ऐलान कर दिया। एक जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, आम आदमी पार्टी पर
जो आरोप लग रहे थे कि ये घर पकड़ लिया है, छोड़ेंगे नहीं उसको, वो सारे जितना भी आलोचनाएं थी वो एक कदम से उन्होंने साफ कर दी। घरों से प्रेम नहीं है, स्कूलों से प्रेम है, अस्पतालों से प्रेम है, घरों से प्रेम नहीं है। अंतिम सांस तक स्कूलों से ही प्रेम रहेगा, बिल्कुल घरों से, पदों से बिल्कुल प्रेम नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। मनीष सिसोदिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very मैं देख much. रहा हूं कि जेल जाने के बाद आप सीधे सवालों के जवाब दे रहे हैं और जिससे बचना चाह रहे हैं उसके भी जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।